सेकेंडरी चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो तमाम स्टूडेंट जो केयू के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर डाओ के लिए कर रहे हैं या फिर जेएसएमयू के लिए कर रहे हैं तैयारी, तो फिर उनके लिए फिर ये लेक्चर है यूज़फुल। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहा जाता है, व्हाट आर एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है, डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो द एलिमेंट्स whose valence electron enters in d orbital, उनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हीं को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, इन्हीं को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसमें हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 3 सीरीज़ चलती है। देयर आर 3 सीरीज़ इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एक हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ होती है, सेकंड सीरीज़ होती है, थर्ड सीरीज़ होती है। 3 सीरीज़ चलती है इसमें। तो फर्स्ट सीरीज़ होती है, सेकंड सीरीज़ होती है और थर्ड सीरीज़ होती है। फोर्थ भी होती है, उसके बारे में इतना हम नहीं देखते हैं। फोर्थ सीरीज़ वैसे लेंथेनम वाली हो तो लिख देते हैं फोर्थ सीरीज़। तो फर्स्ट सीरीज़ हमारे पास होती है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम वाली। इसकी निमोनिक आपको याद होना चाहिए, साइंस टीचर, वेरी क्रूल, मांगेफी, कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक। दिस इज फर्स्ट सीरीज। सेकंड सीरीज होती है यारी ज़रा निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। थर्ड सीरीज़ उसकी होती है ला हफ्ता, वरना, रेहान, उसामा, इरफान पीटेंगे और मारेंगे, HG मर्क्यूरी। तो यहाँ पर बाकी फोर्थ सीरीज़ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती, इस सीरीज़ को आप याद ना रखें। अब इसमें क्या है कि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सारे, जितने भी मैंने लिखे हैं, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनमें ये 3B ग्रुप से स्टार्ट होते हैं। 3B, दिस इज़ 4B, दिस इज़ 5B, दिस इज़ 6B, दिस इज़ 7B और 8B के लिहाज से आपको पता है 3 कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। ये चैप्टर 1 में ही बताया था 8B, उसके बाद फिर आता है फाइनली 1B, देन 2B। ठीक है, ये सारे हमारे पास हैं। ये जो 1B ग्रुप है, अच्छा 8B वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 8B वाले, इनको कहा जाता है दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स, चूँकि ये मैग्नेट की तरफ हाईली अट्रैक्टेड होते हैं ये सारे, ठीक है, मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल वाले सारे ग्रुप, ये पूरा ये फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं। अच्छा 1B वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनको स्पेशल नाम दिया जाता है, इनको कहा जाता है कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स, इनसे सिक्के बनाते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और 2B जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, 2B वालों को कहा जाता है, 2B वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है दे आर कॉल्ड सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब फेक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अभी हम देखेंगे इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसी नहीं होती। बाकी उसके अंदर हमारे पास कुछ MCQs पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे मैंगनीज़ के हवाले से। अगर आपसे पूछा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है इसमें, तो मैंगनीज़ की होती है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसकी आती है, MCQs में पूछा जाएगा आपसे, तो आप बोलेंगे मैंगनीज़ की आती है, +7 आती है। इससे हाईएस्ट किसी की नहीं जाती। अच्छा एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ पर आती है, उसके अंदर 2 जगह पर आती है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 ग्रुप्स के साथ आपको देखेगी। ये सबसे पहले आपको देखेगा ये ग्रुप्स, ये 6B में
ग्रुप 6B में दिखेगा और ग्रुप 6B के साथ ग्रुप 1B में दिखेगा। क्योंकि आप इसके अंदर जानते हैं कि जैसे क्रोमियम है, इसके अंदर अब क्रोमियम का होना चाहिए क्या 4s2 3d4, लेकिन ये 4s2 3d4 नहीं होता, ये होता है 4s1 3d5। पता है ना, हाफ फिल कन्फिग्रेशन स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। इस तरह कॉपर देख लो 1B में होना चाहिए क्या 4s2 3d9 एंड में, लेकिन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए s1 इलेक्ट्रॉन d में जंप मारता है तो 4s1 3d10 हो जाता है। तो ये जो इसकी कन्फिग्रेशन होती है ये स्टेबल होती है, स्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है, बाकी जिंक जो है, जिंक के बारे में बताया कि वो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास है। ये जिंक जो है वो, जिंक के बारे में सिंपल यही है कि जिंक की वैलेंसी सिर्फ +2 वैलेंसी होती है, सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बस। और जो जिंक होता है कलरलेस कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, कलरलेस कंपाउंड बनाता है, कलर नहीं बनाता, आगे बता दूंगा क्यों नहीं बनाता CFT में। अच्छा, बाकी इन एलिमेंट्स के अंदर ये जो टंगस्टन है W जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं टंगस्टन। अब टंगस्टन जो एलिमेंट है इसकी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला जो मेटल हमारे पास है दैट इज टंगस्टन। बस ठीक है, ये कुछ बातें MCQs पॉइंट्स मैंने आपको बता दी अलग अलग एलिमेंट्स के हवाले से। अब आते हैं इसके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज़। अब बहुत सारी इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, शॉर्ट फॉर्म में सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ये रखते हैं कि ये रखते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स से मुराद इनकी मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं, मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं। क्यों रखते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, रीज़न क्या है? क्योंकि इनके लास्ट शेल और सेकंड लास्ट शेल दोनों अनफिल्ड होता है, कि सेकंड लास्ट शेल से भी बॉन्ड नहीं करते, सेकंड लास्ट शेल से भी बॉन्ड नहीं करते। तो दे मेक बॉन्ड विथ NS से भी करते हैं और N-1D से भी करते हैं, NS एंड N-1D ऑर्बिटल। तो दोनों ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करते हैं, इसलिए इनकी मल्टीपल वैलेंसीज आ जाती हैं, एक से ज़्यादा आती हैं। अब सबकी होती हैं बहुत सारी अलग अलग, आपको सबकी याद नहीं रखनी है। जैसे जिंक का तो मैंने बताया सिर्फ +2 होती है। आयरन के याद कर लें, जैसे आयरन है, आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है और यही आयरन की वैलेंसी हमारे पास +3 भी होती है। अब कॉपर की वैलेंसी हमारे पास +1 भी होती है, यही कॉपर की वैलेंसी हमारे पास +2 भी होती है। अब आयरन की वैलेंसी अगर +2 आ जाए तो दिस इज़ कॉल्ड फेरस, और +3 आ जाए तो ये कौन सा बनता है, दिस इज़ कॉल्ड फेरिक। और कॉपर की +1 वैलेंसी आ जाए तो ये हमारे पास कहलाता है दिस इज़ कॉल्ड क्यूप्रस, और +2 आ जाए तो दिस इज़ कॉल्ड क्यूप्रिक। ठीक है, और इसमें जिंक जो है वो, अब जो 1 2B ग्रुप वाले हैं, अब इसके अंदर एक चीज़ और याद रखनी है कि जो 2B ग्रुप वाले हैं, जैसे 2B ग्रुप मतलब जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब इसमें सिर्फ ओनली क्या होती है +2 वैलेंसी या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं जो +2 है। रीज़न क्या होता है, चूँकि आपको पता है कि ये NH2 और N-1D10 हो सकते हैं ना भाई। अब S से बस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इसके अंदर, तो +2 वैलेंसी आती है, D स्टेबल होता है, इसलिए D से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता इसके अंदर, तो बस +2 वैलेंसी होती है। सिर्फ ये NH2 यहाँ से है, बस ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देते हैं दो, तो +2 वैलेंसी आ जाती है। D से नहीं इजेक्ट करते तब इनकी सिर्फ सिंगल वैलेंसी है, तब इनको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये सबसे फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, जो समझ में आ गया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सेकंड इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर आती है, सेकंड प्रॉपर्टी, और वो ये होती है कि दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यही हमारे पास नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे, आपको पता है कि होल्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेट्स से कि ये को मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट बनाया है, लेट्स से निकल है ये, NI है, दिस इज निकल मेटल।
अब निकल मेटल के जब एटम्स के बड़े साइज़ के होते हैं तो जब वो साथ में जुड़ते हैं तो उनमें क्या होता है कि बीच में इसमें जो है वो इस तरह से गैप्स आ जाते हैं। इन गैप्स को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब या इसको वॉइड्स भी कहते हैं। इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर छोटे एटम्स जो है ना वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं। अब छोटे एटम्स एड्जॉर्ब हो, जैसे कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब एड्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अब वो बहुत सारे जैसे स्टील अलॉयज़ वगैरह बनते हैं इसके अंदर। अलॉयज़ आर फॉर्म्ड ड्यू टू दिस, इसकी वजह से अलॉयज़ की फॉर्मेशन होती है। अलॉय जैसे कि स्टील की बात हम कर लें, स्टील एक अलॉय है। स्टील में आप जानते हैं आयरन में कार्बन मिला होता है, तो स्टील जो बनता है वो एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है असल में। तो और बहुत सारे हो सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो उनके अंदर होती है वो होती है कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ कैटालाइटिक नेचर रखते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। ज़्यादातर आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटलिस्ट होते हैं। जैसे आपने यूज़ किया होगा निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये हमें पता है कैटलिस्ट होते हैं किस रिएक्शन के लिए? हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट है ये। हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इस तरह से आपने यूज़ किया होगा, सिर्फ पीटी को यूज़ किया है ओसवाल्ड प्रोसेस में। ओसवाल्ड प्रोसेस में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड सब पढ़ लिया हमने। V2O5 यूज़ किया, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। इसके लिए भाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्टैक्ट टावर के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से आपने इस्तेमाल किया होगा Fe2O3, ये इस्तेमाल करते हैं हेबर्स प्रोसेस में या हेबर बोश प्रोसेस में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। तो ये सब जो है ना कैटलिस्ट आप देख सकते हैं, इन सब में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं? रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स को, और उसके बाद फिर रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स में? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उससे मैग्नेटिज्म आ जाती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। अब तीन तरह के मैग्नेटिक नेचर के लिहाज से तीन तरह के सब्सटेंस हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो कि हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। ये जो क्या होते हैं? मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। जो मैग्नेट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, तो उनको कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमारे पास क्या आ जाएंगे? जैसे 8B ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी यस 8B वाले जो एलिमेंट्स हैं, तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। उनके पास ज़्यादा तादाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई। इस तरह से एक हमारे पास होते हैं दैट इज़ कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? जो लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट, तरफ अट्रैक्ट होते हैं लेकिन कम, लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। मोस्ट ऑफ द जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर रखते हैं, कम अट्रैक्ट होता है बट अट्रैक्ट होते हैं। और एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं भाई? जो नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, उनको कहा जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में हमारे पास ग्रुप 2B के जो एलिमेंट्स हैं ना, वो जिंक, कैडमियम, मरकरी वगैरह, ये हमारे पास डायामैग्नेटिक होते हैं। क्यों डायामैग्नेटिक होते हैं? बिकॉज दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते इन डी ऑर्बिटल, तो तभी इसकी वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रखते। तो तीन तरह से देखने के पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कौन कौन से सब्सटेंस हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन। कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं? कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं।
सवाए एक एलिमेंट के, दैट इज जिंक वगैरह जैसे, तो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। सूडो का मैंने बता दिया कि सूडो मतलब फेक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये नहीं बनाते, इनके अलावा बाकी सारे, ठीक है। तो कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं एक्सेप्ट 2b ग्रुप के एलिमेंट्स के अलावा, क्योंकि इनके अब कैसे एक्सप्लेन होता है कि ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो एक थ्योरी होती है जिसको हम बोलते हैं CFT कहलाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन क्यों करते हैं, हाउ दे आर एबल टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तो CFT ये कहती है कि जो डी ऑर्बिटल है ना वो दो डिफरेंट और डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाता है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में। ये कहता है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो टाइप्स के ऑर्बिटल में जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कहलाता है T2G ऑर्बिटल और एक कहलाता है EG ऑर्बिटल। अब T2G ऑर्बिटल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके अंदर 2 होते हैं। अब इस T2G से EG में क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। इस ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है कि कलर्स आ रहे होते हैं, इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है। इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल है, ये डबली जनरेटेड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ट्रिपली जनरेटेड। ये 3 होते हैं तो ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब चूँकि ये 2 है तो ये डबली जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब इसकी वजह से हमारे पास अलग अलग कलर्स की फॉर्मेशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। जैसे कि जब हम आयरन की बात करें Fe+2 तो उसका हमें लाइट ग्रीन कलर मिल रहा होता है, लाइट ग्रीन कलर के कंपाउंड बना रहा होता है। इस तरह से Fe+3 की जब बात करते हैं तो ये ब्राउन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहा होता है। Copper+2 की बात करते हैं तो ये ब्लू कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो अलग अलग कलर्स के कंपाउंड की फॉर्मेशन ये हमारे पास कर रहे होते हैं ड्यू टू दिस फैक्ट। तो ये 5वीं इसकी प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कि मोस्टली कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं सिवाय मतलब जिंक, कैडमियम, मरकरी के, चूँकि उनमें फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कलरलेस कंपाउंड होते हैं। तो वो मैंने यहीं पर बता दिया कि वाइट कंपाउंड बनाते हैं, वो कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं जिंक, ठीक है। तो यहाँ दोबारा नहीं बता रहा। छठी और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन छठी है, वो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसको मैं अभी नहीं देख रहा, उसको मैं एंड में देखूंगा, ठीक है। क्योंकि उसी के अंदर हमारे पास IUPAC नेम्स आएंगे। तो छठी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए रोकूंगा बस। अब इसके अलावा जो है ना इस चैप्टर के अंदर अगर वो हटा दिया जाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, तो इसके अंदर कुछ कंपाउंड्स हैं और कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो डिस्कस करने होते हैं। मेटलर्जी ऑफ कॉपर है, वो डिस्कस करनी होती है। मेटलर्जी ऑफ कॉपर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है, चूँकि वो तो लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है कि चीज़ें नहीं आएंगी, टेस्ट में नहीं पूछते। तो बस मेटलर्जी ऑफ कॉपर में आपको कुछ चीज़ याद रखनी है। कॉपर की मेटलर्जी में हमारे पास ये Cu कॉपर का जो ओर होता है ना, ओर ऑफ कॉपर, वो याद करना है कि कॉपर का ओर हमारे पास इसके अंदर होता है, दिस इज कॉल्ड कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। इस कॉपर पायराइट ओर के जरिए हम क्या करते हैं कि हम कॉपर को रिफाइन करते हैं, ठीक है। और भी कॉपर के ओर होते हैं, ये सबसे मेन ओर है कॉपर पायराइट। अब कॉपर पायराइट है तो कितने स्टेप से गुजरता है, मल्टीपल स्टेप से गुजारते हैं। सबसे पहले इसको हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, शॉर्टकट। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन करने के लिए ओर की हम लोग एक प्रोसेस अपनाते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है कि जो CuFeS2 में इम्प्योरिटीज़ होते हैं ना, जितनी भी गैंग पार्टिकल जिनको कहा जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसके अंदर, इम्प्योरिटीज़ जो उसकी होती हैं उसको गैंग पार्टिकल्स कहते हैं, तो वो रिमूव हो जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता इसके अंदर। दूसरा उसके बाद होती है रोस्टिंग। रोस्टिंग की जाती है ओर की, जब ओर को रोस्ट हम करते हैं, जब उसकी रोस्टिंग की जाती है, रोस्टिंग करने पर हमें जो है वो Cu2S हमें मिल जाता है, क्यूपरस सल्फाइड, ठीक है। रोस्टिंग करने पर 2 चीज़ें मिल जाती हैं, Cu2S मिल जाता है हमें प्लस, और साथ में FeO मिल जाता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें मिल जाती हैं, इसको रोस्टेड ओर मिल जाता है। इसको हम करते हैं एक फर्नेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस, इसके अंदर किया जाता है इसको। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम लोग करते हैं स्मेल्टिंग। इसकी स्मेल्टिंग की जाती है, स्मेल्टिंग की जाती है एक मशीन में, एक इक्विपमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस की स्मेल्टिंग करते हैं, FeO स्लैग की सूरत में रिमूव हो जाता है। ये जो FeO होता है
ये सिलिका से रिएक्शन करके FeSiO3 बनाकर ये रिमूव हो जाता है, तो ये ऊपर रह जाता है, टॉप पर रह जाता है। और जो Cu2S है, Cu2S जो हमारे पास है वो हमें नीचे ऑब्टेन हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट, इसको मैट कहा जाता है। और ये स्लैग कहा जाता है, स्लैग की सूरत में अलग हो जाता है। फिर इस मैट, जो मैट हमें हासिल होता है, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, इसके हम लोग करते हैं बेस्मराइजेशन। बेस्मराइजेशन एक मशीन जो उसमें जो यूज़ की जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस्मर कन्वर्टर। साइंटिस्ट का नाम था बेस्मर। तो बेस्मर कन्वर्टर में क्या होता है कि Cu2S को एक प्रोसेस से गुजारते हैं और ये हमें Cu मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। अभी जो कॉपर हमें मिलता है ना, ये 99% प्योर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। इसमें 1% इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ये अनफिट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स होता है ना, तो इसको फिर हम नेक्स्ट एक और प्रोसेस में गुजारते हैं, लास्ट प्रोसेस है, जिसको हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। तो कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। इसमें बस ये याद करना है कि एनोड कैथोड क्या चीज़ हमारे पास होती है। तो एनोड होगा हमारे पास, एक कैथोड होगा हमारे पास, और एक इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारे पास। ठीक है, तो एनोड में यहाँ पर हम, चूँकि अब यहाँ पर क्या होता है कि एक तरफ से कॉपर जो है ना, ब्लिस्टर कॉपर, वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है। तो एनोड पर हम लगाते हैं ब्लिस्टर कॉपर, और कैथोड पर लगाते हैं प्योर कॉपर, 100% प्योर कॉपर। और इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करते हैं CuSO4। करंट बहुत हाई, लो वोल्टेज है। तो कितना वोल्टेज करंट देता है इसके अंदर, एनीबॉडी नो? 100 वोल्ट लो वोल्ट है। 1.3 वोल्ट्स, इतने वोल्ट का करंट दिया जाता है इसके अंदर। बहुत लो वोल्टेज पे काम होता है इसमें। और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, इम्प्योरिटीज़ वो एनोड के नीचे बचनी शुरू हो जाती हैं, और इम्प्योरिटीज़ को कहा जाता है एनोड मड। इम्प्योरिटीज़ को हम एनोड मड कहते हैं। और साथ में कैथोड पर प्योर कॉपर हमें ऑब्टेन होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड मेटलर्जी ऑफ कॉपर, कॉपर की मेटलर्जी। ठीक है, सही क्लियर है, समझ में आएगी बात। नेक्स्ट अब आते हैं कंपाउंड्स पर, आते हैं कुछ कंपाउंड डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड इसके अंदर डिस्कस होता है CuSO4। तो प्रिपरेशन वगैरह कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है, याद नहीं रखनी है, बस ये याद करना है कि CuSO4 जो हमारे पास है, इसका नाम क्या है। CuSO4 नॉर्मली क्या होता है, 5H2O के साथ अटैच होता है। CuSO4.5H2O, पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। नोमेनक्लेचर अभी कहाँ से, अभी वो सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड ब्लू स्टोन, ब्लू स्टोन कहते हैं, या फिर इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। नीला तोता, टॉक्सिक होता है ना, जहरीला होता है, ये ब्लू कलर का होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू स्टोन और ब्लू विट्रियोल। इसका एक यूज़ है कि जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेब टैंक के साथ मिलाते हैं, तो ये क्या करता है सूरत में, फिर ये फंजीसाइड के तौर पे काम करता है, जर्मीसाइड के तौर पे काम करता है। अगर इस CuSO4.5H2O को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दें, तो इट विल वर्क एज अ फंजीसाइड। फंगस और मोल्ड्स वगैरह को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, है। ठीक है, बस ये याद रखना है कॉपर सल्फेट के बारे में। तो ब्लू कलर का होता है, सिंपल ये चीज़ याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड इसके अंदर होता है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिर्फ इसका नाम मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, इसका नाम सिर्फ याद रखें, दिस इज कॉल्ड लूनर कास्टिक। तो लूनर कास्टिक किससे कहा जाता है भाई, AgNO3 को कहा जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, बाकी इसकी प्रिपरेशन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं आज की जाएंगी आपसे। इसके बाद एक कंपाउंड हमारे पास है K2CrO4। K2CrO4 इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम क्रोमेट। ये पोटेशियम क्रोमेट है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर आपसे क्रोमियम के पूछते हैं यहाँ पर, तो ये -8 और +2, तो ये +6 अक्सर पूछते हैं टेस्ट में। K2CrO4 में बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाल नहीं आती है आपको, +6 आ जाएगी। और इसको किस तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज एन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बहुत ज़्यादा आपसे पूछ लिया तो उसका कलर पूछ लेंगे, कलर क्या होता है, तो ये येलो कलर का होता है जस्ट, ठीक है। येलो कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, ठीक है। इसके बाद K2Cr2O7, मतलब ले दे के उसको पूरा रिएक्शन याद करने नहीं बैठ जाना इसके बैठ के, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या, फिर ना आप उसको कर पाएंगे ना ये आएगा पेपर में, ठीक है। तो K2Cr2O7 दैट इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, अब ये पोटेशियम क्रोमेट का बड़ा भाई है। इसका कलर होता है ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और ये भी इस्तेमाल किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। बस ये याद रखें पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। इसके बाद एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं KMNO4। अच्छा, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछते हैं K2Cr2O7 की, तो उसकी भी अगर आप निकालोगे ना तो +6 ही निकलती है। दोनों की निकालना तो आता होगा आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये नहीं निकालना आता, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो ना, अब इसको नहीं सिखा रहा मैं। अब KMNO4 की पूछते हैं Mn की, तो Mn की +7 नहीं निकालना आता है आपको भाई। ये रहा ना -8, ये रहा +1, ये रहा तो -7 हुआ, तो उसमें फिर ये +7 हो गया। आते हैं ना भी निकालने ये सबको, तो ये बताने चाहिए तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो KMNO4 दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। ये पोटेशियम पर मैंगनेट कहलाता है, और इसका कलर अलग होता है। ये कलर होता है पर्पल इन कलर, या डार्क पिंक कह सकते हैं। पर्पल भी आ सकता है टेस्ट में, या डार्क पिंक, पर्पल या डार्क पिंक कलर का ये होता है, ठीक है। तो इसका कलर होता है KMNO4 का, और ये KMNO4 भी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करता है, एक्वस मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। अच्छा, इस KMNO4 में पोटेशियम पर मैग्नेट में इसका एक और होता है कंपाउंड K2MNO4, वो इसी के साथ लिंक होता है। अब यहाँ पर Mn जो है ना वो +6 ऑक्सीडेशन नंबर पे आपको निकलेगा अगर आप इसको निकालोगे। ये पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं होता, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम मैंगनेट। ये पोटेशियम मैंगनेट होता है, इसका कलर भी पर्पल नहीं होता, ये ग्रीन कलर का होता है, दिस इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको मैंने बताया, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट, ये सब कंपाउंड्स, इनके जो चीज़ें मैंने बताई आप इन पॉइंट्स को याद रखिए MCQs के लिहाज से। बाकी ये कि आप इसके बाद शॉर्ट नोट्स कुछ होते हैं इस चैप्टर के अंदर, लाइक कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं अलग वेरियस डिफरेंट किस्म के, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे होते हैं शॉर्ट नोट, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन होता है, फोटोग्राफी होता है, टिन प्लेटिंग होता है, और भी कुछ होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, ये सारे होते हैं। तो कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं इसके अंदर, तो वो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कोरोजन। कोरोजन किसे कहते हैं, दैट इज़ किसी मेटल का ख़राब होना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। रस्टिंग वगैरह जिसको हम कहते हैं। कोरोजन कहलाती है, दैट इज़, यस व्हाट हैपेंड, एनी क्वेश्चन यू हैव? ओके, कोरोजन क्या है? कोरोजन इज़ द हार्मफुल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एटमॉस्फेयर और वाटर। एटमॉस्फेयर या वाटर के साथ मेटल को ऐसा रिएक्शन करे जिसकी वजह से मेटल ख़राब होना शुरू हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन का मतलब होता है मेटल का ख़राब होना। हर मेटल ही कोरोड कर रहे होते हैं अक्सर, ठीक है। उसमें से आयरन की कोरोजन बहुत फेमस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, Fe+O2। अब आपको बताइए क्या बनता है, Fe2O3। Fe2O3 किसको कहते हैं? रस्ट को कहते हैं, जिसको उर्दू में कहा जाता है जंग। अब जब आयरन में कोरोजन होती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो लोहे में जब जंग लगता है तो दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। अच्छा, रस्टिंग से या फिर कोरोजन से बचाने के लिए मेटल्स को क्या किया जाता है? उसके साथ हम डिफरेंट तरीके कर सकते हैं। या तो हम उसको पेंट कर सकते हैं, पेंट करने से हम कोरोजन से बचा सकते हैं,
अगली कोई चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा सकती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से हम रस्टिंग से बचा सकते हैं चीज़ों को। इस तरह से ग्रीस या फिर ऑयल अप्लाई किया जा सकता है, उससे भी क्या होता है कि रस्टिंग से बच सकता है मेटल कोई भी, ठीक है। या भी एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन किसे कहते हैं? गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब होता है कि आयरन जिंक मेटल इज कोटेड ओवर आयरन। अगर जिंक को आयरन के ऊपर कूट कर दिया जाए तो जिंक में जल्दी रस्टिंग नहीं होती है, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन भी होता है ना, वो रस्टिंग से उसमें रस्टिंग नहीं लेती, रस्ट नहीं होता वो, ठीक है। तो कोरोजन से कुछ तरीके हैं जिससे कोरोजन से बचा जा सकता है, जिससे हम किसी भी मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं, ठीक। तो ये तो एक हमारे पास एक प्रोसेस हुआ, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। दूसरा हमारे पास कहलाता है सिल्वरिंग ऑफ मिरर। सिल्वरिंग ऑफ मिरर, सिल्वरिंग ऑफ मिरर का जो प्रोसेस था, इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। सिल्वरिंग ऑफ मिरर का जो प्रोसेस था जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, मिरर बनाने का तरीका, साइंटिस्ट का नाम था लाइबिग। तो लाइबिग कौन था? डिस्कवरर था जिसने पहली बार दुनिया में आईना बनाया था, ठीक है। सिल्वरिंग ऑफ मिरर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम किसी एल्डिहाइड बेस्ड कंपाउंड को लेते हैं, कोई भी एल्डिहाइड बेस्ड कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लिया, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा। जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो एल्डिहाइड बता देंगे। तो ग्लूकोज लेंगे और उसको रिएक्शन उसका किससे कराया जाएगा? टोलेंस रिएजेंट से, टोलेंस रिएजेंट से। तो क्या होगा कि एक कोटिंग जो है ना वो सिल्वर, एक कोटिंग जो है वो ग्लास के ऊपर चढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे सिल्वरिंग। सिल्वर मिरर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट? टोलेंस रिएजेंट हमारे पास एक कंपाउंड होता है डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, इसका यूपीसी ने हम अभी लिखा लेंगे। फॉर्मूला इसका मैं बता देता हूँ कि Ag होता है, उसके बाद NH3 ट्वाइस, उसके बाद यहाँ पर OH। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ टोलेंस रिएजेंट। इसके रिएक्शन जब भी एल्डिहाइड से किया जाता है ना, किसी भी लाइक ग्लूकोज से कर दिया या फॉर्मल्डिहाइड से कर दिया, तो फिर ये हमें सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करता है, सिल्वर देता है। तो दैट इज कॉल्ड सिल्वरिंग ऑफ मिरर। साइंटिस्ट का नाम याद रखें, लाइबिग ने इसको डिस्कवर किया था इस प्रोसेस को। और दूसरी चीज़ ये कि क्या इस्तेमाल करते सिल्वरिंग के लिए? तो टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला याद कर लें, डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड होता है ये। सिल्वरिंग ऑफ मिरर के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील क्या है? सिंपल थोड़ा सा बस याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है, अलॉय है आयरन का। अलॉय आपको पता है अलॉय किससे कहता है? अलॉय इज़ द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो अलॉय इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ा है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स को मिला दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड अलॉय। अब स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन होता है और कार्बन होता है, और उसके साथ निकल या क्रोमियम में से कोई एक एलिमेंट मौजूद होता है। तो ये हमारे पास स्टेनलेस स्टील कहलाता है, SS जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब ये स्टेनलेस स्टील जो क्या होता है? इट इज़ कोरोजन रेजिस्टेंट, इट इज़ कोरोजन रेजिस्टेंट। ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, इसकी एक ख़ास एक प्रॉपर्टी होती है स्टेनलेस स्टील। तो इसमें आयरन, कॉपर, निकल, क्रोमियम होता है वेरिंग प्रोपोर्शन के अंदर। तो ये एक आयरन बेस्ड अलॉय है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो ये स्टेनलेस स्टील की बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास होता है, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स होते हैं यार इसमें। एक होता है हमारे पास टिन प्लेटिंग। तो कितना हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अब एक हमारे पास आता है, दिस इज कॉल्ड टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग क्या होता है? टिन आपको पता है, टिन एक मेटल होता है हमारे पास जिसका सिंबल होता है SN। टिन का सिंबल होता है SN, और SN एक कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है, कोरोजन नहीं होता इसमें ना। तो टिन प्लेटिंग में क्या आता है कि टिन इज प्लेटेड ओवर कॉपर, कॉपर के ऊपर टिन की प्लेटिंग कर दी जाती है, जो कॉपर के ऑयल कैनिस्टर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो कॉपर पे जब रस्टिंग करता है ना, तो ये टॉक्सिक बन जाता है। इसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म करने के लिए टिन, उसके ऊपर टिन की प्लेटिंग कर दी जाती है। 2 तरह से की जाती है। एक हमारे पास कहलाता है इसका मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में बस क्या करते हैं कि टिन, पाउडर टिन लेकर रब कर दिया जाता है उसको कॉपर के ऊपर, मोल्टेन टिन लेकर इसको जो है रब कर दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर एक लेयर चढ़ जाती है। दूसरा तरीका हमारे पास होता है जिसका लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से भी ये काम किया जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से भी ये काम किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे।
अब इसके अंदर देखो, जो एनोड होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है कॉपर, सॉरी एनोड जो हमारे पास होता है वो होता है टिन मेटल, प्योर टिन मेटल। जो कैथोड हमारे पास होता है दैट इज कॉपर मेटल। और जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, स्टेनस क्लोराइड यूज़ करते हैं SnCl2, ठीक है। तो इसका स्टेनस क्लोराइड नाम है, तो इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। तो फाइनली क्या होता है कि जो टिन मेटल है वो कॉपर पर चढ़ना शुरू कर देता है। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, ये चीज़ हम इसमें याद रखते हैं। टिन प्लेटिंग के बाद लास्ट हमारे पास आता है जो दैट इज़ कॉल्ड फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, तस्वीर कशी। फोटोग्राफी पे भी आपने शॉर्ट नोट, पहले लंबी चौड़ी दास्तान होती है, ठीक है। तो मैं उसको शॉर्ट में बस काम की बात आपसे कर रहा हूँ। अगर फिर ये बात है, अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानने का शौक है तो आप मेरे लेक्चर देख लें, डिटेल लेक्चर्स इसके। तो 1-1 घंटे का, सब पे 1 घंटे का लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट टेस्ट के लिए फिर वो फ्रूटफुल नहीं है, फ़ायदा नहीं है उसको, ठीक है। तो फोटोग्राफी की बात करेंगे तो फोटोग्राफी में अलग अलग स्टेप्स होते हैं ना, स्टेप्स पर बेस करता है। ये पुराने ज़माने की फ़ोटोग्राफी की बात करें, ड्राई प्लेट मेथड, जिसको आज दुनिया में कोई इस्तेमाल नहीं करता। दिस इज़ ड्राई प्लेट मेथड। जो नेगेटिव वगैरह फिल्म आया करती थी ना पहले, कि एल्बम रील डाला करती थी उसके अंदर, इंस्टाग्राम की रील नहीं कह रहा हूँ मैं, जो रील पहले रील वाकई में एक रील होती थी, एग्जिस्ट करती थी। डिजिटल रील की बात नहीं कर रहा, वो फिज़िकल एक रील हुआ करती थी वो उसके अंदर, ठीक है। तो वो उसमें सीक्वेंस से जो है ना, सीक्वेंस से जो है वो उसमें पिक्चर्स हुआ करते थे, ब्लैक टाइप का होता था। तो वही रील उसी से इंस्पायर होकर फेसबुक में और इसमें रील्स, हाँ यस बहुत देखा होगा बिल्कुल आपने। तो दैट इज़ ड्राई प्लेट मेथड। मतलब आप मूवीज़ का वाला दे रहे हो, ओके। बहुत जगह पर, टॉम एंड जेरी में भी आता है, इसमें नहीं है। तो ड्राई प्लेट मेथड अब बहुत दौर चला गया उसका, मतलब एक दौर ज़माना गुजरा। हम जब छोटे थे, जब हम बचपन में जब हम छोटे थे तो हम ये मेथड यूज़ मतलब किया करते थे पिक्चर फोटोग्राफी के लिए। मुझे याद है जब मैं क्लास 4, 5 में था तब ये ख़त्म हो चुका था, उस वक्त की बात है। उसके बाद फिर फाइनली आगे जाकर और भी चीज़ें आई। उसके बाद पोलराइड कैमराज आ गए और क्लिफ्टन में लेकर अभी भी खड़े होते हैं, है ना भाई। तो 200 रुपये एक पिक्चर का ले रहे होते हैं वो। तो वो एक पोलराइड कैमरा, डायरेक्ट पिक्चर निकल जाती है। फिर उसके बाद साइबर शॉट का दौर आया, सोनी साइबर शॉट का एक अरसा चला। तो लोग सोनी साइबर शॉट लेकर आते थे ना, पॉकेट कैमरेज होते थे, उसमें मेमोरी कार्ड लगा करती थी। अब तो वो भी पठानों के पास मिल रहा होता है, ऐसे ही बेच रहे होते हैं उसको, ऐसे ही ठेले में रखे। अब आपको पूछता नहीं है सोनी साइबर शॉट को, उसका भी दौर गया, क्योंकि उससे बेहतरीन कैमरा मोबाइल में आपके मौजूद है, 10 गुना बेहतर है और एफिशिएंट भी है, तो हर किसी के सेलफोन में। तो वो सोनी साइबर शॉट। तो फिर उसके बाद आया DSLR का एक दौर आया, अभी भी चल ही रहा है वो, मतलब कम ख़त्म नहीं हुआ। SLR, DSLR, डायनेमिक सिंगल लेंस रिफ्लेक्सिव कैमरास वगैरह जो होते हैं, SLR वगैरह होते हैं, उसका है। अब वो भी जा रहा है, इवेंचुअली ख़त्म हो रहा है। मिररलेस कैमराज आ रहे हैं, मिररलेस मतलब मिरर ही नहीं है उसके अंदर। तो वो अभी USA वगैरह में, UK वगैरह में, पाकिस्तान में भी है, कुछ लोग बहुत महंगे अभी तो फ़िलहाल, मतलब 10 लाख 12 लाख के चल रहे हैं, लेकिन मिररलेस कैमरे हैं, वो उससे भी ज़्यादा और एफिशिएंसी उसकी है। मतलब DSLR ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आ जाएंगे। तो एक दौर चेंज होता रहा फोटोग्राफी के अंदर, तस्वीर कशी के अंदर। तो ड्राई प्लेट मेथड एक बहुत पुराना मेथड, इसको मतलब कोई बेनिफिट नहीं है उसको पढ़ के, हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे टेस्ट हमारा पास होगा, वरना इसको दुनिया में कोई काम नहीं इस मेथड के। क्या करोगे कि जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, जो ख़त्म हो चुकी है, जिसका कोई यूज़ ही नहीं करता ना भाई, बात ही ख़त्म हो गई, तो उसको क्या फ़ायदा आपको उसको पढ़ के, कोई बेनिफिट नहीं है। बस इसकी केमिस्ट्री जाननी है, कोर्स में है तो पढ़ रहे हैं। अभी न्यू बुक अगले साल चेंज होगी सेकेंडरी की, तो ये सब निकाल देंगे। लेकिन बाकी जो न्यू कैमराज हैं उनके मेथड्स बड़े डिफरेंट है ना, जो DSLR वगैरह ना, वो बड़े कॉम्प्लेक्स मेथड्स पे चलते हैं, डिफरेंट उसके अंदर लेंसेज लगे होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के साथ फिर वो पिक्चर इमेज जनरेट कर रहा होता है। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसको आप पढ़ना भी इतना आसान नहीं है, वरना पाकिस्तान उसको बनाता है, निकॉन, कैनन, कोई भी पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, सभी जापानीज़, चाइनीज़, डिफरेंट है। तो ड्राई प्लेट मेथड, ड्राई प्लेट फोटोग्राफी में क्या करते थे आप लोगों ने शायद अपने बचपन में, पता नहीं देखा नहीं देखा, आई डोंट नो अबाउट इट, देखा है तो उसके लिए सबसे पहला जो उसका होता है ना, क्योंकि जब तक आप उसको देखोगे ना आपको मेथड समझ में नहीं आएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। जिसने कभी न कभी एक बार देखा है ना ज़िंदगी में, एटलीस्ट उसकी पिक्चर फोटोग्राफी कैसे होती है, तो फिर शायद आपको पता हो। सबसे पहला मेथड इसके अंदर क्या होता है, मेकिंग अ फिल्म। सबसे पहले एक फिल्म बनाते हैं, फोटो सेंसिटिव फिल्म बनाई जाती है। एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है इस टाइप की, आपने देखा होगा,
देखा इस टाइप की होती है, इसके अंदर इस तरह से ना इसमें कुछ होल्स होते हैं ऐसे करके, इसी को रील कहा जाता था, क्योंकि आगे जाकर एक बॉक्स के अंदर ये बंद हो रही होती थी इस तरह से। इस तरह से बॉक्स में एक्फा लिखा होता था, पुराने ज़माने में तो कोडेक होता था, एक्फा होता था, याशिका, ये सब कैमरेज के नाम थे पुराने वक्तों में। फूजी फिल्म लिखा होता था उसके ऊपर, ठीक है, अलग अलग ये सब थे। अभी भी कुछ अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लोगों ने अपने आप को बस बढ़ा लिया आगे। निकॉन के कैमरे पहले भी आते थे, आज भी आते, लेकिन उन्होंने अपने आप को आगे किया, एडवांस किया। अब इसमें ये जो है ना, अब ये जो शीट होती है ना, इसके ऊपर जो शीट बनी होती है, पूरी शीट बनी हुई है सेलुलोज एसीटेट की। सेलुलोज एसीटेट एक प्लास्टिक होता है, इसकी शीट होती है, और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का सॉल्ट इसके ऊपर पेस्ट किया होता है। AgBr जो होता है ना, उसकी ये क्वालिटी है कि ये फोटो सेंसिटिव होता है। जब इसमें रोशनी लगती है ना जाकर, तो फिर ये क्या करता है, ये एक्सपोजर जब इसमें होता है तो फिर ये जाकर यहाँ पर रिएक्शन हो जाता है या अपने आइंस में ब्रेक हो जाता है। तो बीप फिर सेकंड, तो ये तो रील होती थी जिसको कैमरे में डाल दिया जाता था। उसको कैमरे में डालने के बाद फिर इस तरफ से खींच कर उसको कैमरे से अटैच कर देते थे, उसके बाद उसको पिक्चर्स वगैरह लेते थे। पिक्चर लेने का जो प्रोसेस कहलाता था, इसमें ये कहलाता था एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या होता है कि शटर खुलता है, शटर ओपन होता है, उसके बाद बंद हो जाता है ना। मतलब जो उसके सामने जो है वो लेंस के सामने की स्क्रीन लगी होती है, शटर उसको कहते हैं। अपर्चर भी कहते हैं उसको, हमारे आंखों में भी अपर्चर होता है। तो वो अपर्चर ओपन होता है और बंद होता है सेकंड, माइक्रो सेकंड्स के लिए, तो कुछ इमेज, कुछ रोशनी उसके अंदर चली जाती है। तो वो एक्सपोजर ऑटोमेटिक होता है, खुद ही होता है, लेकिन आपके DSLR वगैरह में आप एक्सपोजर सेट कर सकते हैं। हम उसकी टाइमिंग आगे मुझे घुमाने के एक नॉब ऊपर होता है एक्सपोजर को, तो उससे हम डिफरेंट तरह की इमेज हासिल कर सकते हैं, रोशनी में, अंधेरे में, हर तरह की इमेज आ सकती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोजर करते हैं तो बैक साइड ब्लर हो जाता है, फ्रंट साइड सामने रहता है, तो एक्सपोजर है ब्लर, जिसको इफेक्ट कहते हैं हम लोग, DSLR इफेक्ट जो कहलाता है हमारे पास। तो अब तो कैमरे में आपके हाथ में आ गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऑटोमेटिक शटर होता था इसके अंदर, माइक्रो सेकंड्स के लिए खुल के बंद होता था, रोशनी जाकर टकराती थी और AgBr को डिकम्पोज कर दिया करती थी। अब जो AgBr है ये Ag प्लस और Br माइनस में टूट जाया करता था, डिकम्पोज हो जाया करता था, डिकम्पोजिशन हो जाती थी, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता था, सनलाइट के प्रेजेंस में ऐसा होता था। सारी पिक्चर आपने ले ली, सारी पिक्चर लेने के बाद आप इसको ले जाते थे रील को उठाकर किसके पास, किसी फ़ोटो स्टूडियो के पास। पहले फ़ोटो स्टूडियो हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन अब तो वो कुछ और करते हैं, वो प्रिंटर यूज़ करके बस प्रिंट कर रहे होते हैं पिक्चर को। आप USB में दे दो, मोबाइल में दे दो, वो पिक्चर निकाल के प्रिंट करके दे देंगे। लेकिन पुराने वक्तों में इतना आसान नहीं होता था। आपने CID वगैरह में देखा होगा पिक्चर इमेज वगैरह किस तरह जनरेट करते थे पुरानी मूवीज़ के अंदर, कि वो एक डार्क रूम के अंदर जाते थे, उसके अंदर फिर डार्क रूम होती थी, उसमें रील को उसमें पानी के अंदर डुबा के निकालते थे, उसके बाद थोड़ी देर में एक इमेज आया करती थी, उसको बोर्ड पे चिपका दिया करते थे सूखने के लिए। देखा कभी ऐसा? अच्छा, तो ये हमारे पास कहलाता है, मूवीज़ में आता है, CID में अक्सर होता है ऐसा। डेवलपिंग, इसको कहते हैं डेवलपिंग। डेवलपिंग में क्या करते हैं, डेवलपर यूज़ करते हैं, चलो शॉर्ट ख़त्म कर रहा हूँ, उसको बहुत लंबा जा रही है। डेवलपर यूज़ करते हैं, डेवलपर जो होता है उसमें दो तरह, इसमें या तो पायरोगेलोल यूज़ करते हैं, पायरोगेलोल ये, या हाइड्रोक्विनोन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, फिक्सिंग। फिक्सिंग में हम फिक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जो फिक्सर होता है हमारे पास है, फिक्सर होता है हमारे पास हाइपो। हाइपो का फॉर्मूला मैंने पीछे आपको चैप्टर 3 में बता दिया है, दिस इज़ Na2S2O3, दिस इज़ कॉल्ड हाइपो। तो हाइपो तो करने के बाद फिर फाइनली हमारे पास एक नेगेटिव इमेज आती थी, जिसको नेगेटिव कहते हैं ना, उसमें ब्लैक बनता वाइट लगता है, वाइट ब्लैक लगता है, उसमें अलग ही। मतलब अगर आप नेगेटिव घर पे पुरानी पड़ी होगी कभी पुराने, कभी किसी तजूरी से निकालोगे ना, तो अम्मी अब्बू के दौर का नेगेटिव मिलेगा, तो उसमें वो वाइट ब्लैक और ब्लैक वाइट हो रहा होता है, तो वो फिक्सिंग। फिर उसके बाद पॉजिटिव प्रिंट करते हैं, वो आपका काम नहीं है। तो ये फोटोग्राफिक में ये मेथड्स हमारे पास होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे शॉर्ट नोट्स यहाँ पर हमारे पास ख़त्म हो गए। तो आई थिंक एक कोरोजन एंड प्रिवेंशन पे आ सकता है, एक सब सिल्वरिंग ऑफ मिरर पे आता था, ये स्टेनलेस स्टील, टिन प्लेटिंग, फोटोग्राफी, ठीक है। और तो कोई नहीं था ना भाई, यही था जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। अब एक जो चीज़ हम छोड़ कर गए थे ना, उसको देखना है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, और आधा चैप्टर समझो वही है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड, सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, सबसे पहली बात हुई है, इसको तो डिटेल में बताऊंगा मैं, तभी मैंने पूरा बोर्ड मिटा दिया है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं भाई? इट कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स आइन। इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आइन होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स आइन क्या चीज़ होती है? कॉम्प्लेक्स आइन एक ऐसा आइन है जिसको हम लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। लार्ज ब्रैकेट के अंदर कोई भी आइन लिखा जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स आइन है। अब ये लार्ज ब्रैकेट जो कहलाती है ना, इसको अलग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। तो हर वो कंपाउंड जिसके फॉर्मूले में आपको लार्ज ब्रैकेट दिखे, उसका मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आइन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने आपको लिखा था डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, दोबारा से दिखाता हूँ। ये था ना भी टोलेंस रिएजेंट जिसको मैं कह रहा था अभी। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो आयन इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है। अब चूंकि OH पर, अब ये बाहर जो लगा हुआ है, चूंकि OH माइनस एनाइन है, ये एनाइन लगा हुआ है, तो ये प्लस चार्ज इस पर आ गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, दिस इज अ कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो कैटाइनिक आयनाइक दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक फॉर्मूला लिख कर दिखाऊं, K4 FeCN6। अब यहाँ पर चेक करो, अब चूंकि ये K पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ गया, ये +4 है तो ये -4 हो गया। नाउ दिस इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक भी हो सकता है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं बच्चों, दो चीज़ें कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको मिलती हैं। सबसे पहले ये आपको दिख रहा है Fe, ये जो चीज़ मिल रही है दिस इज मेटल, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम में हमेशा कोई डी ब्लॉक एलिमेंट होगा हमारे पास, इसके अंदर लाजमी हमारे पास कोई ना कोई डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। और दूसरी ये Cn आपको मिल रहा है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ मिल रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लीगेंड। ये लीगेंड्स कहलाते हैं, लीगेंड, नॉट लेजेंड, दिस इज लीगेंड। तो लेजेंड नहीं है, ये स्पेलिंग भी उसकी अलग होती है, ठीक है। तो लीगेंड हमारे पास, दिस इज एक्चुअली लीगेंड क्या होता है? लीगेंड हमारे पास लेविस बेस होते हैं, लेविस बेस होते हैं। लेविस बेस से मुराद ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसको भाई? ये सेंट्रल मेटल एटम को। इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो ये सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द लीगेंड्स, ठीक है। अच्छा, लीगेंड के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 6 छोटा सा, ये नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? दिस इज नंबर ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम। दिस इज नंबर ऑफ लिगेंड बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम, तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब ये जो लिगेंड्स हमारे पास होते हैं, ये मुख्तलिफ टाइप्स के डिफरेंट तरह के हो सकते हैं लिगेंड्स हमारे पास। सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स है, लेविस बेस है। अब लिगेंड्स हमारे पास डिफरेंट वैराइटीज़ के आ सकते हैं। इसको दो तरह से हम देख सकते हैं, डेंसिटी के लिहाज से हम देख सकते हैं, या सबसे पहले अगर हम चार्ज के लिहाज से देख लें, लिगेंड्स पर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या तो ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास होता है नेगेटिव लिगेंड जिस पर नेगेटिव चार्ज लगाओ, और दूसरा हमारे पास हो सकता है न्यूट्रल लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। इसमें मैं लिस्ट बता दूंगा आपको दोनों लिगेंड्स की। अब नेगेटिव लिगेंड्स की बात करते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके एंड में CO आता है, इसके नाम जब भी देखते हैं। न्यूट्रल लिगेंड जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इट हैज़ नो चार्ज, तभी न्यूट्रल कह रहे हैं। अब नेगेटिव लिगेंड के अंदर फिर हमारे पास फर्दर
तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, तीन कैटेगरी आ जाती हैं। एक हमारे पास कहलाता है मोनोडेंटेट लिगेंड, एक हमारे पास कहलाता है बाइडेंटेट लिगेंड, और एक हमारे पास कहलाता है ट्राइडेंटेट लिगेंड। अभी डेंटेट के क्या मतलब है, ठीक है, इसके लिए एक आपको एक डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी किसे कहा जाता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय ligand to central metal atom is called denticity। मतलब कि एक जो लिगेंड है वो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम कहते हैं डेंटिसिटी। अब वो 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। अगर एक लोन पेयर अगर वो डोनेट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर वो 2 कर रहा है तो दिस विल बी कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। अगर एक लिगेंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है दिस विल बी ट्राइडेंटेट लिगेंड। अगर एक लिगेंड 6 अगर डोनेट कर रहा है दिस विल बी कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड्स के अलावा जो बाकी है ना 2, 3, 6 जितने 2 से ज़्यादा देते हैं, इन सब को हम ये भी कह सकते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। इन्हीं को कहा जाता है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स या फिर मल्टीडेंटेट लिगेंड्स, या फिर मल्टीडेंटेट लिगेंड्स इनको हम कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं इनको एक और चीज़ कहा जाता है चिलेटिंग एजेंट्स। ये सुना होगा आपने ये भी नाम, इनको चिलेटिंग एजेंट्स कहा जाता है। चिलेटिंग एजेंट का वर्ड जो निकला है ना वो चिलेट से निकला है, चिलेट। चिलेट के मतलब क्या होता है, चिलेट के मतलब होते हैं क्रैप्स क्लॉ, ग्रीक वर्ड है क्रैप्स क्लॉ। चिलेट इज़ अ ग्रीक वर्ड, इसके मतलब होता है क्रैप्स क्लॉ, मतलब केकड़े का जो पंजा होता है। जैसे केकड़ा जिस तरह से जो केकड़ा दैट इज क्रैप जिस तरह से अपने क्लॉज की मदद से वो क्या अपने शिकार को पकड़ लेता है, बिल्कुल इस तरह से मल्टीडेंटेट लिगेंड्स क्या करते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मदद से वो सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ लेते हैं, तब इनको चिलेटिंग एजेंट्स कहा जाता है। फिर रीज़न बता रहा था क्यों कहते हैं, MCQs भी आया था इसका पेपर में सेकेंड ईयर में। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम लिगेंड्स के टाइप्स में, वापस आते हैं। तो मैंने डेंटिसिटी बता दी ताकि आप मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट समझ सकें क्या मतलब है। अब मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिनमें सिर्फ -1 चार्ज लगाओ, जिनके ऊपर चार्ज -1 आए, इनके ऊपर चार्ज -2 आता है, इनके ऊपर चार्ज -3 आता है। एंड देयर आर सो मैनी लिगेंड्स विच आर मोनोडेंटेट, ठीक है। बहुत सारे लिगेंड्स हैं जो हमारे पास मोनोडेंटेट हैं, जैसे F-, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड फ्लोरो। जिस तरह से Cl-, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरो। जिस तरह से Br-, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमो। जिस तरह से I-, उसको हम क्या बोलेंगे, आयोडो। इस तरह से OH-, हाइड्रोक्साइड होता है लेकिन उसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सो। इस तरह NO2-, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रो। NO3-, उसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रेटो। HCO3-, इसको हम लोग बोलेंगे सल्फेटो। सॉरी नॉट सल्फेटो, सॉरी ये बाइकार्बोनेट है, दिस इज बाइकार्बोनेटो। बाइकार्बोनेट से बाइकार्बोनेटो। उससे और -1 चार्ज वाले कोई चीज़ HCOO-, फॉर्मेट से निकला, इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेटो। CH3COO-, एसिटेटाइन, इसको हम लोग बोलेंगे एसिटेटो। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिन पर हमारे पास -1 चार्ज आ रहा है। CN- अगर आ जाए इसको हम लोग बोलेंगे सैनो, ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे SCN अगर हमारे पास आ जाए माइनस, दिस इज कॉल्ड थायोसैनो, ठीक है। तो जहन में आते रहेंगे ना तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं -1 वाले। अब उसके बाद -2 जिस पर चार्ज आ जाए,
अब जैसे O-2 इसको बोलते हैं ऑक्सो, सल्फर -2 इसको बोलते हैं सल्फाइडो, और -2 पे CO3-2 कार्बोनेट से हो गया कार्बोनेटो, SO4 -2 सल्फेट्स हो गया ये सल्फेटो। इस तरह COO ऑक्सलेट आइन होता है ये, ऑक्सलेट आइन से हमारे पास क्या एक्सेलेटो, ठीक है, काफ़ी है। तो ये सब बाइडेंटेट लिगेंड्स है जो नेगेटिव 2 चार्ज आ रहे हैं सब के ऊपर। ट्राइडेंटेट हमारे पास सिर्फ एक है, दिस इज PO4-3, इसको लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फॉस्फेटो, फॉस्फेट से निकला फॉस्फेटो, ठीक है। तो मोनोडेंटेट भी हो सकता है, बाइडेंटेट भी हो सकता है, ट्राइडेंटेट भी हो सकता है। ये सब नेगेटिव चार्ज सब पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स को फिर हम ना डेंटिसिटी के लिहाज से नहीं देखते, न्यूट्रल लिगेंड्स को फिर हम देखते हैं इसके नेचर के लिहाज से, या तो ये होंगे इनऑर्गेनिक लिगेंड्स या तो ये होंगे ऑर्गेनिक। इस तरह से इसको हम डिटेल में बात करते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, चार्ज कोई नहीं होगा इनके ऊपर। अब इनऑर्गेनिक लिगेंड्स की बात की जाए तो H2O बड़ा मशहूर है, H2O इसको बोलते हैं एक्वा, दिस इज कॉल्ड एक्वा, ठीक है। और NH3 इसको बोलते हैं अमाइन, ठीक है। और इस तरह CO अगर आ जाए दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल, और अगर NO आ जाए तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसिल। और जितने भी ये सारे लिगेंड्स हैं ना, ऑल ऑफ दीज लिगेंड, जितने भी इनऑर्गेनिक के सारे लिगेंड हैं, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं। ऑल दीज आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इनकी डेंसिटी अगर पूछा जाए MCQs में तो 1 होती है। किसी की भी डेंसिटी आपसे पूछ सकते हैं ना टेस्ट में कि इसकी इन सब की 1 होती है, ठीक है। तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन, सब एक इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। ऑर्गेनिक लिगेंड्स की बात की जाए तो सिर्फ 2 ऑर्गेनिक लिगेंड है सिंध बोर्ड के अंदर हमारे, फेडरल में तो और बहुत सारे होते हैं, सिंध बोर्ड में सिर्फ 2 हैं। एक ऑर्गेनिक लिगेंड हमारे पास कहलाता है E.N, E.N इसको लिखते हैं हम लोग इथाइलाइन डाइअमाइन, इथाइलाइन। स्ट्रक्चर नहीं बनाया इसका, बस ये याद रखना है कि इसकी डेंटिसिटी क्या होती है, ये बाइडेंटेट होता है, इसकी डेंटिसिटी 2 होती है। स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, स्ट्रक्चर बनाओगे तो पता लग जाएगा, 2 लोन पेयर देता है। और दूसरा हमारे पास होता है EDTA, EDTA हमारे पास इसकी फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA। ये भी हमारे पास ये ऑर्गेनिक है। ये हमारे पास होता है कौन सा लिगेंड भाई, दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। ये हमारे पास कुछ लिगेंड्स के नेम आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, लिगेंड्स के नेम याद करने के बाद जब हम इसके नोमेनक्लेचर करते हैं, अब फाइनल सिर्फ नोमेनक्लेचर है, जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो कौन सा रूल्स को याद रखेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है कि KU के टेस्ट में आ जाए, इसलिए बिला वजह इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देके फ़ायदा नहीं है। इतना दे दें कि अगर आ जाए तो कर लें, IUPAC न तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना कि जिसके ऊपर आप बिल्कुल फोकस ही करते ही रहें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि आप ले देकर उसके पीछे ही पड़ जाओ, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा ही करो सारी चीज़ों को, एप्टीट्यूड टेस्ट को क्रैक करने का बस यही मेथड है, थोड़ा थोड़ा सा आप हर टॉपिक को करो, और नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, आगे बढ़ो, कुछ और करो, मतलब पीछे नहीं पड़ो उसके कि ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो टेस्ट में आना ही आना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट में ना पीछे नहीं पड़ोगे, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, कोई सिर्फ 1% चांस होंगे उस सवाल के आने के जो आप छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इतने सारे टॉपिक हैं यार, अगर 100 टॉपिक में से 5 नहीं आ रहा तो उसके कोई टॉपिक कोई चांस नहीं है उसके, और आपको लेने कौन सा 100 में से 100 है वैसे भी। अच्छा, चलो मान लिया बहुत बुरी किस्मत थी, आ गया एक सवाल, तो छोड़ेंगे ना उसको, बाकी सब पे तो मेहनत करें। जब वो समझ ही में नहीं आ रहा उसके पीछे पढ़ क्यों रहे। ये कॉन्सेप्ट हमारे बच्चे दिमाग में नहीं बना पाते, वो उसको कहते हैं हम सब करेंगे, सब करने के चक्कर में भी नहीं हो पाता, तो नहीं आ रहा छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। एंटी टेस्ट के अंदर आपको लिमिटेड मार्क्स चाहिए होते हैं, और लिमिटेड मार्क्स चाहिए होते हैं, और ओवरऑल कोर्स से आ रहे होते हैं, किसी एक चीज़ से नहीं आ रहे होते हैं। तो इसमें फिर ले दे के हर एक चीज़ को आप घोल के पी जाएँ, ऐसा करना पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो मान लिया किसी एक सब्जेक्ट में जो आपका इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में, मैथ्स में, इंग्लिश में, किसी एक में आप घोल के पी गए, चलो मान लिया, सारे नहीं कर सकते, ऐसा कोई बच्चा अब तक नहीं आया कि जो सारे सब्जेक्ट को घोल के पी जाए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इतना दिमाग ही अल्लाह ने नहीं दिया आपके अंदर, सब कर लो आप, तो फ़ायदा क्या फिर। तो इसलिए किसी एक सब्जेक्ट को ना, अब बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को बिल्कुल एकदम घोल के पी गए बिल्कुल उसको, और बाकी को आप ऐसे ही लावारिस छोड़ दिए, यतीम छोड़ दिया उसको, देख ही नहीं उसकी तरह, अरे छोड़ो यार उसको छोड़ो, ये गलती है हमारी। हमें हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा करना है, तो ये बेनिफिट टेस्ट तभी क्रैक होगा। और सिर्फ डेफिनेशंस करनी है हर चीज़ की,
आपको फिजिक्स में पता होना चाहिए डेफिनेशंस, कूलम्स लॉ क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है ना भाई, एम्पियर्स लॉ क्या कह रहा है, गॉस लॉ क्या कह रहा है, थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ क्या कह रही है, सेकंड लॉ क्या कह रही है, एंट्रोपी क्या चीज़ है, न्यूटन के लॉस कौन से हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए, कॉनकेव लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, डिटेल में नहीं जाना है उसकी बिल्कुल, आप बेसिक्स सबकी हर एक सब्जेक्ट के बारे में आप याद रखो। इतना बायो में भी इसी तरह से, डिटेल में तो बहुत कुछ है, मुझे पता है कि बहुत कुछ, लेकिन ऐसा जगह अक्सर मैं भी जब टेस्ट पेपर उठाता हूँ ना, किसी भी सब्जेक्ट का उठाऊँ, बायो मैंने ज़िंदगी में कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन जब मैं बायो देख रहा होता ना तो मुझे लग रहा होता है यार ये चीज़ मुझे पता है, ये चीज़ मैं बता सकता हूँ, मतलब इतनी ईजी चीज़ होती है वो कि मैथ तक एज ए इंजीनियर मैं बता देता हूँ। तो आप तो ऐसे ही बता दोगे जो मेडिकल पढ़ने वाले हैं, मतलब आप फिर इतना क्यों परेशान होते हैं कि एकदम आप बिल्कुल इसकी डिटेल में चले जाते हैं और उसको बिल्कुल देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यही मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं सामने, अब कंप्यूटर के आपके सामने भी आएंगे ना, CS के अगर 20 सवाल है, अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 आप ऐसे सॉल्व कर दोगे, 5 से ज़्यादा ही शायद कर दो, इतने आसान होते हैं वो। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस की बुक खोल के पीने की ज़रूरत नहीं है, 5, 6, 7 तो ऐसे ही सही हो जाते हैं कि आम बच्चा कर लेता है सही। जो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की बात करो, कंप्यूटर के MCQs आप सही लगा दो, कभी बैठना आप लगा दोगे सही, कितना आप सबको आता है जनरल चीज़ें। तो टेस्ट में वही जनरल चीज़ें आस्क की जाते हैं, बच्चे क्या मुश्किल चीज़ें करके जाते हैं, तो वो मसला आता है। चलो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, देखो कुछ रूल्स बस याद रखने हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े रूल्स नहीं, कुछ रूल्स कि जब भी नाम लिखेंगे हमेशा लिखा किस तरह से होता है, पैटर्न क्या होता है, कैटाइन होता है, मेटल होता है, लिगेंड होता है, एनाइन होता है। जो कंपलसरी एलिमेंट है लिगेंड्स के अंदर वो ये 2 चीज़ें हैं, कंपलसरी सब में होगा, ये मेटल होगा, लिगेंड होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये ऑप्शनल है, इनमें से कोई एक होगा, कैटाइन एनाइन में से ऑप्शनल कोई एक होगा इसके अंदर, लेकिन ये दोनों कंपलसरी है, लाजमी हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर दुनिया के पाए जाएंगे। कैटाइन कभी होता है, कभी एनाइन होता है, कभी दोनों ही नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों लाजमी होंगे। अब नाम किस तरह लिखेंगे, नाम इस तरह लिखेंगे, नाम लिखेंगे कलमा या सलमा, कुछ भी पढ़ लो आप इसको, कलमा या सलमा जो बोल दो, मतलब कैटाइन का नाम पहले, फिर लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, और सबसे आखिर में एनाइन का नाम। और मेटल का नाम जब भी लिखेंगे तो विथ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना भाई, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। और ओनली स्मॉल लेटर्स, सिर्फ स्मॉल लेटर्स यूज़ किए, तो आपको तो स्मॉल लेटर में लिखा होगा सारा, ओनली स्मॉल लेटर और नो स्पेस बिटवीन वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप नोमेनक्लेचर करें, जैसे आप करते हैं कुछ सॉल्व डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे मैंने आपको बता दिया K4 FeCN6। अब सबसे पहले कैटाइन का नाम आएगा, कैटाइन है इसमें लेफ्ट हैंड पे ना, कैटाइन क्या है भाई, अच्छा उसका नंबर नहीं बताएंगे कितना पोटेशियम है, बस हम लिख देंगे दिस इज पोटेशियम, तो स्मॉल में लिख देते हैं सारा पोटेशियम। और सुनो ज़रा उसके बाद लिगेंड का नाम, लिगेंड क्या है CN को क्या कहते हैं सैनो, और 6 लगा हुआ है तो कितने सैनो भाई, हेक्सासैनो, हेक्सासैनो। अब उसके बाद देखो, अब Fe ना, Fe को 2 चीज़ कह सकते हैं, आयरन भी कह सकते हैं, फेरेट भी कह सकते हैं। अब इसमें देखना है कि क्या कहेंगे। देखो अगर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि जब कॉम्प्लेक्स पर आपका प्लस चार्ज आएगा तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल नेम ऑफ मेटल, नॉर्मल नेम ऑफ मेटल का जो नॉर्मल नेम होता है ना वो लिखेंगे। लेकिन अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स से मुराद ये कि कॉम्प्लेक्स पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज कब आ सकता है, जब कैटाइन के साथ लिगेंड कोई वो मौजूद हो, तो ऑटोमेटिकली से प्लस इसमें माइनस आ गया। अब इस सूरत में नॉर्मल नेम नहीं जाएगा मेटल का, ग्रीक नेम जाएगा, ग्रीक नेम ऑफ मेटल विथ अ सफिक्स, और इसका सफिक्स क्या जाएगा एंड में 8, मतलब जो UM है ना, UM हटा के UM की जगह पर 88 लिख देंगे। जैसे आयरन नॉर्मल नेम होता है, आयरन तो नॉर्मल नेम है, आयरन जो है वो नॉर्मल नेम है। अब इसका जो हमारे पास लैटिन नेम होता है Fe का, वो होता है फेरम। अब UM हटा के 8 कर देंगे तो यह फेरेट बन जाएगा। याद आ रहा है कुछ ऐसा?
ठीक है, तो अब इसको पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट क्यों फेरेट किया? क्योंकि यहाँ पर कैटायन आया तो उस पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब फेरेट के बाद यहाँ पर अब इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखनी है हमें। अब वो निकालनी पड़ेगी, बड़ा सिंपल, डायरेक्ट निकालेंगे, कोई सॉल्व नहीं करेंगे। एक पोटेशियम का +1, 4 का +4 और उसी एक का -1 होता है, इसका -6 हो गया। -6 और +4 क्या हो गया? -2 हो गया, तो ये +2 निकल के आ जाएगा इसका। समझ गए? सिंपल। उसके बाद सेकंड पे टोलेंस एजेंट के लिखते हैं। बहुत एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, जितने आ जाए बोर्ड में इतना करा देंगे, जितने बोर्ड में आ जाए तो सब करा देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो देखना है इसमें कि हमें कि कैटाइन है ही नहीं, कैटाइन तो नहीं है ना भाई, चूँकि ये तो हमें पता है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा हुआ है, कैटाइन नहीं तो लिगेंड। अब लिगेंड NH3 है 2 टाइम्स, तो डाइअमाइन, डबल M से अमाइन होगा इसके अंदर, डाइअमाइन। उसके बाद अब चूँकि ये हमारे पास एनाइन आया हुआ है यहाँ पर, तो ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ नॉर्मल नाम लिखेंगे। Ag का नॉर्मल नाम क्या होता है? सिल्वर। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, और सबसे आखिर में एनाइन आ जाएगा, OH। हाइड्रोक्सो नहीं, हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि लिगेंड थोड़ी ना ये, लिगेंड होगा तो हाइड्रोक्सो कहेंगे, ये तो एनाइन है तो हाइड्रोक्साइड, तो डाइअमाइन सिल्वर डैश हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, सिल्वर के निकालेंगे ना भाई। ये NH3 ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब 0। OH का कितना होता है? -1, तो ये कितना हो जाएगा? +1 आ जाएगा इसका। ठीक है, सिंपल। थर्ड देखो, क्यों मुश्किल है? ये ईजी है यार, इसको कौन छोड़ता है? ईजीएस्ट है, सबसे आसान पूरे चैप्टर में यही चीज़ है। हाँ भाई, सबसे इसमें रट्टा नहीं लगाना ना, इसको समझना है। अच्छा, अब बताओ, सबसे पहले इसमें भी देखो कि कैटाइन नहीं है, लिगेंड आ जाएगा, तो 4 NH3 तो क्या हो जाएगा? टेट्राअमाइन। उसके बाद कॉपर आएगा, क्यों कॉपर आएगा? नॉर्मल नेम कॉपर। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ दो, आखिरी में SO4 क्या आ जाएगा? सल्फेट आ जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, इसका 0 हो गया, सल्फेट का हमने वहाँ लिखा -2 होता है, तो क्या निकल गया इसका? +2 निकल कर आ गया। समझ गए? और देखो, जैसे लिया K3 लिया, Cu लिया, En लिया, उसके बाद 2, इस तरह से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर? कैटायन का नाम सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास? पोटेशियम। उसके बाद 1 मिनट, +3 -3, माइनस में आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ना, तो मैं इसको थोड़ा के हटा दूँ यहाँ से, देखिए वो चूँकि ऑक्सीडेशन नंबर इसमें प्लस में आती है, तो यहाँ पर मैं PO3 लगा देता हूँ। अब इजी होगी। चलो भाई, अब उसका मतलब ये है कि अब पोटेशियम नहीं आएगा, अब लिगेंड आएगा। लिगेंड क्या? EN का नाम क्या है? इथाइल डाइअमाइन। अच्छा, अब ऑर्गेनिक लिगेंड जो होता है ना, उनका कॉन्सेप्ट, उनके लिए 2,3 का कॉन्सेप्ट अलग होता है। अब जितने भी ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट अलग होता है हमारे पास। जैसे अगर 2 अगर हो ना वो, तो उसको लिखते हैं बेस। 3 अगर हो तो उसको लिखते हैं ट्रेस। 4 अगर हो तो लिखते हैं टेट्राकेस। अभी आगे इस तरह से चलते रहता है। ठीक है, चलता रहेगा ये। अब इसमें यहाँ पर आ जाओ तो बेस आएगा ना, बेस इथाइलिन डाइअमाइन। उसके बाद अब कॉपर ही हो जाएगा ये, कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी -3 होती है, तो ये +3 हो गया। और PO3 क्या होता है? फॉस्फेट। बात समझ में आ गई? अच्छा, और आई थिंक बस अब मैं आपको देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा।